जब हम हवाई सफ़र के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ा खतरा क्या लगता है? शायद खराब मौसम या कोई बड़ी सी टेक्निकल खराबी। पर क्या हो अगर खतरा लगभग अदृश्य हो, चुपचाप आसमान में तैरता हुआ? कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर कोई ज्वालामुखी फटे और अचानक आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए? ये कैसे हो सकता है कि एक दूर दराज की प्राकृतिक घटना हमारी आज की मॉडर्न हाईटेक हवाई यात्रा को पूरी तरह से ठप कर दे? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को समझते हैं। सवाल यही है और इस पूरे मामले की जड़ भी यही है। एक ज्वालामुखी अफ्रीका में और उसका असर सीधा भारत की उड़ानों पर। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये कैसे हुआ? आज हम हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के हालिया विस्फोट के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो बात शुरू हुई 23 नवंबर को, जब उत्तरी इथियोपिया में मौजूद हाइले गुब्बी ज्वालामुखी में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये कोई मामूली घटना नहीं थी और इसका असर दुनिया भर के आसमान पर दिखने वाला था। और पता है, इस घटना को और भी असाधारण क्या बनाता है? वो ये कि इस ज्वालामुखी में पिछले 12,000 सालों में ये पहला विस्फोट था। जी हाँ, एक ऐसी शक्ति जो 12,000 सालों से सो रही थी, अब वो जाग चुकी थी। जैसे ही इस विस्फोट की खबर आई, भारत में डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फौरन एक्शन में आ गया। उन्होंने सभी एयरलाइंस के लिए एक चेतावनी जारी की। खतना भले ही बहुत दूर हुई थी, लेकिन इसका खतरा सीधे हमारे आसमान की ओर बढ़ रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये राख का बादल, इसका सफर कैसा था। ये कोई साधारण धुआं नहीं था, ये हवा में तैरता एक अदृश्य दुश्मन था जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सीधे हमारे हवाई रास्तों की तरफ आ रहा था। सोचिए, ये विस्फोट इतना ताकतवर था कि इसने राख और गैस के गुबार को आसमान में 14 किलोमीटर ऊपर तक फेंक दिया। मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा। और पता है क्या? ठीक उसी ऊंचाई पर जहां हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ये बादल भारत पहुंचा कैसे? देखिए, 23 नवंबर को विस्फोट के बाद ये बादल लाल सागर पार करके यमन, ओमान और ईरान के ऊपर से गुजरा। 24 नवंबर की शाम होते होते ये भारत के पश्चिमी तट पर था और बस अगले ही दिन 25 नवंबर की रात को यह हमारे हवाई क्षेत्र से निकलकर चीन की ओर बढ़ चुका था। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का सफर सिर्फ 2 दिनों में। तो इस बादल में ऐसा था क्या जो इतना खतरनाक था? देखिए, ये सिर्फ राख नहीं थी, इसमें था सल्फर डाइऑक्साइड और सबसे खतरनाक चीज कांच और चट्टान के बेहद बारीक कण। और ये पूरा मिश्रण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से 15,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, कांच और पत्थर के ये छोटे से कण एक इतने बड़े और शक्तिशाली जेट इंजन को बर्बाद कैसे कर सकते हैं? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। पहले फटाफट समझते हैं कि एक जेट इंजन काम कैसे करता है। ये एक सुपर पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की तरह हवा को अंदर खींचता है, उसे बहुत ज्यादा दबाता है, उसमें ईंधन मिलाकर जलाता है और फिर उस गर्म गैस को तेजी से बाहर धकेलता है, जिससे हवाई जहाज को आगे बढ़ने की जबरदस्त ताकत यानी थ्रस्ट मिलती है। इस पूरे प्रोसेस में इंजन के अंदर का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना गर्म कि इसमें लोहा भी पिघल जाए। और बस यही जानलेवा गर्मी ज्वालामुखी की राख को एक विनाशकारी हथियार बना देती है। तो जब राख इंजन में जाती है तो क्या होता है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। राख में मौजूद कांच और पत्थर के कण उस भयानक गर्मी में पिघलकर लावा बन जाते हैं। ये पिघला हुआ कांच इंजन के टरबाइन ब्लेड्स और कूलिंग के लिए बने छोटे छोटे छेदों पर जम जाता है। ये उन छेदों को ब्लॉक कर देता है, जिससे इंजन का दम घुटने लगता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो हवा में ही बंद हो सकता है। तो अब जब हम इस खतरे की साइंस को समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि असल में अधिकारियों ने इससे निपटने के लिए क्या किया। क्योंकि जाहिर है यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एकदम साफ साफ निर्देश दिए, उस पूरे हवाई क्षेत्र से दूर रहें। अगर इंजन में कोई भी गड़बड़ी दिखे या केबिन में कोई अजीब गंध आए तो तुरंत रिपोर्ट करें। यहां तक कि हवाई अड्डों को भी अपने रनवे जांचने के लिए कहा गया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, कोई रिस्क नहीं लेना है। और इन निर्देशों का असर जमीन पर साफ दिखाई दिया। एयर इंडिया को दुबई, दोहा और दम्मम जाने वाली अपनी कम से कम 9 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। अकासा एयर ने भी जेद्दा और कुवैत जैसे रूट्स पर अपनी उड़ानें रोक दी।
यह इस बात का सबूत था कि खतरा कितना असली और गंभीर था। तो इस पूरी घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक ज्वालामुखी विस्फोट और कुछ रद्द हुई उड़ानों की कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की याद दिलाती है। और वो सच्चाई ये है कि हमारी ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया आज भी प्रकृति की प्राचीन और अदृश्य ताकतों के आगे कितनी नाजुक है। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर से आया एक ना दिखने वाला कण हमारे सबसे आधुनिक आविष्कारों में से एक को हवा में ही रोक सकता है। आज हम दो ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटनाओं पर नजर डालेंगे जब हवाई जहाज़ों का सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसने उनके ताकतवर इंजनों को एक झटके में खामोश कर दिया और आसमान को मानो पत्थर में बदल दिया। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है साल 1982 में, एक ऐसी उड़ान पर जो एक बिल्कुल सामान्य यात्रा की तरह शुरू हुई, लेकिन देखते देखते हवा में जिंदा रहने की एक जबरदस्त जद्दोजहद में बदल गई। जरा सोचिए, लंदन से न्यूजीलैंड की एक लंबी उड़ान है। यात्री अपनी सीटों पर आराम कर रहे हैं, केबिन क्रू अपने काम में लगा है और विमान, एक विशाल बोइंग 747, रात के अंधेरे में शांति से आगे बढ़ रहा है। सब कुछ एकदम वैसा ही था जैसा उसे होना चाहिए था। विमान थी 37,000 फीट की एक बहुत ही महफूज ऊंचाई पर था। इतनी ऊंचाई पर जमीन की सारी परेशानियों से कोसों दूर, ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो एक अनदेखे जाल की तरफ तेजी से बढ़े जा रहे थे। और तभी अचानक, बिना किसी चेतावनी के, 4 में से एक इंजन में आग की लपटें दिखाई दीं और वो बंद हो गया। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। ये यकीनन चिंता की बात थी, लेकिन एक 747 3 इंजनों पर भी उड़ सकता है। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही पल बीते होंगे कि एक और इंजन ने दम तोड़ दिया। अब हालात वाकई गंभीर हो रहे थे। 2 इंजन बंद होने से विमान को अपनी ऊंचाई बनाए रखने में काफी मुश्किल हो रही थी और कॉकपिट में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक के बाद एक बाकी के दोनों इंजन भी पूरी तरह से खामोश हो गए। 200 टन से ज्यादा वजनी एक विशाल विमान अब बिना किसी शक्ति के एक बड़े से ग्लाइडर की तरह अंधेरे में नीचे गिर रहा था। इंजनों के बंद होते ही केबिन का प्रेशर तेजी से गिरने लगा। इसका मतलब ये था कि विमान के अंदर की हवा पतली हो रही थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यात्रियों की जान बचाने के लिए छत से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। जो एक शांत उड़ान थी, वो अब एक भयानक सपने में बदल चुकी थी। विमान 25,000 फीट से भी ज्यादा नीचे आ गया। ये एक खौफनाक और खामोश गिरावट थी, जिसमें सिर्फ हवा के तेज झोंकों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्रू हताशा में बार बार इंजनों को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। और फिर लगभग एक चमत्कार की तरह, जैसे ही विमान और नीचे घनी हवा में आया, पायलटों ने एक इंजन को फिर से चालू कर लिया, और फिर दूसरा, और उसके बाद तीसरा। एक बड़ी तबाही टल गई थी, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब वो हवाई अड्डे के पास पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि विंडस्क्रीन पर किसी चीज ने इतनी बुरी तरह खरोंचे डाल दी हैं कि बाहर देख पाना लगभग नामुमकिन था। उन्हें उस विशाल विमान को करीब करीब अंदाजे से ही उतारना था। ये उनकी हुनर और हिम्मत का आखिरी इम्तिहान था। विमान तो सुरक्षित उतर गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सबके जहन में था। एक ऐसा सवाल जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जांच करने वालों के सामने यही सबसे बड़ी पहेली थी। 4 शक्तिशाली जेट इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं गया था। ये कोई आम तकनीकी खराबी तो बिल्कुल नहीं थी। किसी बाहरी चीज ने विमान पर हमला किया था। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? असल में विमान अनजाने में पास के माउंट गलुंगगुंग ज्वालामुखी से निकली राख के एक बादल में घुस गया था। ये राख के कण इतने महीन थे कि रडार पर भी नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही ये गर्म जेट इंजनों के अंदर गए, ये पिघलकर शीशे जैसे पदार्थ में बदल गए, जिसने टरबाइन ब्लेड को जाम कर दिया और इंजनों का दम ही घोंट दिया। कोई भी सोच सकता है कि ये एक अनोखी घटना थी, एक ऐसा हादसा जो दोबारा नहीं होगा। लेकिन एविएशन की दुनिया को ये सबक एक बार फिर सीखना पड़ा, और इस बार भी हालात उतने ही ज्यादा खतरनाक थे। ठीक 7 साल बाद 1989 में KLM की एक और बोइंग 747 उड़ान अलास्का के ऊपर से गुजर रही थी।
उन्हें ये पता नहीं था कि माउंट रिडाउट ज्वालामुखी हाल ही में फटा था और उसकी राख का बादल सीधा उनके रास्ते में मौजूद था। इतिहास एक भयानक तरीके से खुद को दोहराने वाला था। और कमाल की बात यह है कि जो हुआ वो लगभग पहली घटना की कार्बन कॉपी जैसा था। 24,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक कॉकपिट में अंधेरा छा गया और एक-एक करके चारों इंजन बंद हो गए। विमान ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में 14,000 फीट की खतरनाक गिरावट की, जबकि क्रू ने 8 बार इंजनों को फिर से चालू करने की कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब भी हुए। तो यहाँ एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न साफ दिखता है। 2 अलग-अलग उड़ानें 7 साल के अंतर पर एक ही दुश्मन का सामना कर रही हैं, ज्वालामुखीय राख। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 009 और KLM 867 दोनों ने अपने सारे इंजन खो दिए और दोनों ही किसी चमत्कार की तरह सुरक्षित उतरने में कामयाब रहे। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, KLM के उड़ान की कीमत बहुत बड़ी थी। ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि KLM की फ्लाइट सुरक्षित रूप से उतर गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। राख ने चारों इंजनों को इतनी बुरी तरह बर्बाद कर दिया था कि उन सभी को बदलना पड़ा, और लागत $80 मिलियन। आज के हिसाब से देखें तो ये लगभग $200 मिलियन के बराबर होगा। ये ज्वालामुखी राख की विनाशकारी शक्ति का एक बहुत ही महंगा सबक था। इन 2 लगभग हुई त्रासदियों ने एविएशन इंडस्ट्री का ज्वालामुखियों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हमें आसमान में छिपे एक बड़े खतरे के बारे में बहुत ही जरूरी सबक सिखाए। तो हमने क्या सीखा? यही कि ज्वालामुखी राख सिर्फ एक मामूली परेशानी नहीं है, ये एक बहुआयामी खतरा है। ये एक साथ सभी इंजनों को बंद कर सकता है, पायलटों की देखने की क्षमता को खत्म कर सकता है और लैंडिंग को लगभग नामुमकिन बना सकता है। इन्हीं घटनाओं के बाद वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर्स यानी VACS जैसे सिस्टम बनाए गए ताकि दुनिया भर में राख के बादलों को ट्रैक किया जा सके और विमानों को उनसे दूर रखा जा सके। 1982 की उस रात को याद करते हुए ये शब्द बताते हैं कि वो तबाही के कितने ज्यादा करीब थे। अगर क्रू उन इंजनों को फिर से चालू नहीं कर पाता तो कहानी का अंत बहुत बहुत अलग होता। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि आसमान हमेशा उतना मेहरबान नहीं होता जितना वो दिखाई देता है। ज्वालामुखी राख एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में अब हम जानते हैं और उससे बचने के लिए तरीके भी अपनाते हैं। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, और कौन से ऐसे अनदेखे खतरे हैं जो हमारी इतनी उन्नत तकनीक को चुनौती दे सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स को हमेशा सतर्क रखता है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत